चंपावत विधानसभा सीट के लिए आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। भाजपा ने इस आखिरी दिन अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, क्योंकि सीएम योगी खुद यहां पर प्रचार कर रहे हैं। प्रचार की रणनीति और चुनावी मुद्दों पर सीएम धामी ने एबीपी गंगा के साथ बातचीत की है। देखते हैं ये खास बातचीत। चंपावत विधानसभा सीट के लिए आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सुबह से ही लगातार क्षेत्र में प्रचार कर रहे हैं। किस तरह का माहौल है? पिछले कई दिनों से लगातार जनता के बीच में गए हैं, बातचीत की है उन्होंने, तो क्या माहौल लग रहा है सर? अब तो सब कुछ जानकारी में आ गया होगा, किस तरह का माहौल है? देखिए, चंपावत का जो चुनाव है, ये चुनाव किसी व्यक्ति का चुनाव नहीं हो रहा है, किसी पार्टी का भी नहीं हो रहा है। यहाँ सभी लोग, चंपावत के लोग ही आगे आ रहे हैं और सब चंपावत को आगे बढ़ाने के लिए, चंपावत के विकास के लिए, और पूरा चंपावत एक होकर एक तरफ चल रहा है। यहाँ पर कोई अलग अलग डिवीज़न नहीं है, सब एक तरफा होकर जो है चुनाव में आगे बढ़ रहे हैं। और मैं भी पूरे क्षेत्र में जहाँ भी गया हूँ, लोग पार्टियों से हटकर भी आगे आ रहे हैं और विचारधाराओं से भी आगे आ रहे हैं। सबकी विचारधारा है जो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास एक मंत्र है, उसी को यहाँ के लोगों ने अंगीकार किया है और सभी का आशीर्वाद मिल रहा है, सबकी शुभकामनाएं मिल रही हैं और लोगों में अपार उत्साह है। मतदान को लेकर अपार उत्साह है और 31 मई का दिन चंपावत के लोगों ने तय किया है कि हम मतदान उत्सव दिवस के रूप में मनाएंगे और 100% मतदान करेंगे। लोगों को बहुत उम्मीदें हैं आपसे कि मुख्यमंत्री जी यहाँ से चुनाव जीत जाते हैं तो जो भी दिक्कतें होंगी कुछ नहीं वो दूर कर पाएंगे, तो क्या सर एजेंडा क्या आपका या रहेगा चंपावत? देखिए, चंपावत एक बहुत ही, मैं कहूँ कि हर प्रकार से यहाँ पर तराई भी है, नीचे टनकपुर बनबसा में, ऊपर हमारा पर्वतीय क्षेत्र है जहाँ पर बागवानी है, फल हैं, हमारा पर्यटन है, तीर्थाटन है, ऐसे बहुत सारे स्थान हैं। उन सभी स्थानों पर अपार विकास की संभावनाएं हैं, उन सभी पर काम किया जाएगा और मेरा पूरा प्रयास होगा कि चंपावत जो है हमारा एक आदर्श चंपावत बने, भारत के नक्शे में अलग से चंपावत दिखे, एक जो है सबके लिए एक मॉडल चंपावत बने। से बात हुई है, वो सिडकुल के लिए कह रहे हैं कि सिडकुल की घोषणा हुई थी, उसकी स्थापना को लेकर क्या सर रहेगा? नहीं, सिडकुल यहाँ पर बनना चाहिए, उसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे और पहले से ही मैंने कहा है, क्योंकि हमारे नौजवानों को, युवाओं को, सबको रोज़गार से जोड़ना है और इस क्षेत्र में चूँकि बहुत लंबा एक गैप है, इस गैप में कहीं पर उद्योग नहीं है, तो उस दिशा में काम करेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कमेटी का गठन हो गया है, ये बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय आपका रहा था और देश भर में इसको लेकर खुद आपकी सरकार, केंद्र सरकार भी वो कर रही है और तारीफ भी हो रही है, तो सर किस तरह से कमेटी आगे बढ़ती है? देखिए, ये तो हमने पहले से ही, चूँकि हमारा ये चुनाव से पूर्व का संकल्प था कि हमारी नई सरकार के गठन होते ही हम यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने के लिए कमेटी का गठन करेंगे और वो कमेटी हमारी एक ड्राफ्ट बनाएगी। सभी हितधारकों से बात करने के बाद जो हमारी विशेषज्ञ समिति होगी, वो समिति एक ड्राफ्ट बनाएगी, उस ड्राफ्ट को हम लागू करेंगे और हम लागू कर रहे हैं, हम तो पूरे देश के अन्य राज्यों से भी अपेक्षा करेंगे कि सभी इसको लागू करें। उत्तराखंड देवभूमि है, उत्तराखंड में प्रत्येक परिवार से कोई न कोई सेना में है, ये हमारे यहाँ पर देवों का प्रदेश है, देवभूमि है, दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ है, तो इसलिए हमारे यहाँ पर कोई भी धर्म का हो, कोई पंथ का हो, समुदाय का हो, किसी अन्य विशेष वर्ग का हो, सबके लिए हम एक समान कानून, देश के अंदर लंबे समय से इसकी मांग उठती आई है, इसको हम उत्तराखंड से शुरू कर रहे हैं और जल्दी हमारी कमेटी ड्राफ्ट बनाएगी और हम उसको लागू करेंगे। मां पूर्णागिरी का आशीर्वाद मिल रहा है सर? कांग्रेस कहीं नजर नहीं आ रही, कोई झंडा नहीं दिखा। मैं यहाँ आया हूँ तो मैं ऐसा मानता हूँ कि माँ पूर्णागिरी ने मुझे बुलाया है, माँ शारदा ने बुलाया है, गुलजू बाबा ने आशीर्वाद दिया है, माँ हिंगला देवी ने आशीर्वाद दिया है, रणकुची मैया ने आशीर्वाद दिया है, बाबा बयानधुरा ने आशीर्वाद दिया है, माँ बाराही ने आशीर्वाद दिया है। हमारे सभी देवी देवताओं के आशीर्वाद से इस क्षेत्र में सबका समर्थन मिल रहा है। धन्यवाद एबीपी गंगा से बातचीत करने के लिए। आपके मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी जो लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि मां पूर्णागिरी का आशीर्वाद उन्हें मिल गया है, इसीलिए उन्हें यहाँ चंपावत बुलाया गया है। अब देखना होगा कि जनता किस तरह से मतदान करती है और 3 जून को क्या नतीजे आते हैं। चंपावत विधानसभा सीट से अपने सहयोगी क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जमीयत उलेमा हिंद की बैठक आज दूसरा दिन और जमीयत कॉन्फ्रेंस में कॉमन सिविल कोड पर प्रस्ताव पास हो गया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ को खत्म करने की कोशिश का आरोप लगाया गया है। कॉमन सिविल कोड को बर्दाश्त नहीं करने की बात कही गई।
मजहबी लॉ में बदलाव मंजूर नहीं करने की बात कही गई। ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा ईदगाह का भी प्रस्ताव रखा गया। यहां पर जमीयत उलेमाए हिंद के अधिवेशन में ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा ईदगाह पर भी प्रस्ताव रखा गया। सम्मेलन में मौलाना महमूद मदनी ने आरोप लगाया कि प्राचीन इबादतगाहों पर बार बार विवाद खड़ा करके देश की अमन शांति को खराब किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे विवादों से देश की अमन शांति और गरिमा और अखंडता को नुकसान पहुंचता है। कॉमन सिविल कोड पर इस कॉन्फ्रेंस में प्रस्ताव पास कर दिया गया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ को खत्म करने की कोशिश का आरोप लगाया गया है और कहा गया है कि इससे कोई भी छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं होगी। मजहबी लॉ में बदलाव मंजूर नहीं होगा, यह बात साफ साफ कही गई है। यहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड, यक्सा सिविल कोड की बातें बहुत चल रही हैं। इसके ऊपर तजवीज आई है भी, तो तजवीज काफी मेहनत से, काफी बहस और तमीज के बाद बनाई गई है। चाहे ज्ञानवापी वाली मस्जिद तजवीज हो या वो तजवीज हो, बल्कि जितनी तजवीजें हैं महीनों की मशक्कत के बाद तैयार हुई हैं। हफ्ते और दिन तो लगे ही लगे हैं आखिर के। तो इस तजवीज से मुताल्लिक, यूनिफॉर्म सिविल कोड की तजवीज से मुताल्लिक ये कहना चाहता हूं, कानून कोई बन जाए, अगर मुसलमान शरीयत पर चलने का अज़्म कर ले तो कोई कानून उसका रास्ता नहीं रोक सकता। देखा आपने क्या कहा यहां पर मौलाना महमूद मदनी ने। और आगे बढ़ेंगे एक बड़ी खबर के साथ। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की तबीयत बिगड़ गई है। देर रात सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती किए गए हैं। तबीयत बिगड़ने के बाद सीने में दर्द की शिकायत और सांस लेने में दिक्कत और कमजोरी के बाद उन्हें भर्ती किया गया है सर गंगाराम अस्पताल में। बड़ी खबर, सपा नेता आजम खान की तबीयत बिगड़ी है। सर गंगाराम अस्पताल में उन्हें भर्ती किया गया है। सीने में दर्द और सांस लेने में तकलीफ की शिकायत के बाद देर रात को सर गंगाराम अस्पताल दिल्ली के अस्पताल में भर्ती किया गया उनको। सीधा आपको दिल्ली लिए चलते हैं, ताजा अपडेट ले लेते हैं उनकी तबीयत से जुड़ा हुआ, और इसके लिए अविनाश तिवारी दिल्ली से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा उन्हीं के पास चलेंगे। अविनाश, क्या खबर है आपके पास? अभी फिलहाल कैसी तबीयत है आजम खान की और क्या ट्रीटमेंट दिया जा रहा है उनको? देखिए राजेंद्र, अगर बात करें तो इस वक्त मैं सर गंगाराम हॉस्पिटल के बाहर ही मौजूद हूं और उनकी जो डॉक्टरों की एक टीम है वो पूरी तरीके से देख रेख कर रही है। सबसे पहले यहाँ की तस्वीरें आपको दिखा देते हैं कि ये सर गंगाराम हॉस्पिटल है और यहाँ पे अगर बात करें तो आजम खान है और उनके कुछ सहयोगी लोग हैं यहाँ पे। जिस तरीके से कल रात 3 बजे आजम खान अपने दिल्ली स्थित आवास पर ही मौजूद थे, जो उनको बतौर सांसद आवास मिला हुआ है, उसी आवास पर वो मौजूद थे। उनकी अचानक से तबीयत खराब हुई और उसके बाद फिर उनको दिल्ली के इसी सर गंगाराम हॉस्पिटल में लाया गया और यहाँ पे अभी वो एडमिट है। तमाम तरह जो उनके रूटीन चेकअप हैं वो किए जा रहे हैं और एक डॉक्टरों की टीम उनकी लगातार निगरानी कर रही है। अभी अगर बात करें तो उनके हालात स्थिर हैं, लगातार उनको दवाएं दी जा रही है। जिस तरीके से उनको दर्द था सीने में, उसके बाद उनकी तमाम सारी जो रिपोर्ट है, चाहे ईसीजी की बात करें, चाहे तमाम सारी अन्य जो रिपोर्ट है, उसके अभी आने की प्रतीक्षा की जा रही है। कुछ ही देर में वो तमाम सारी रिपोर्ट आ जाएगी। फिलहाल उनकी हालात स्थिर है लेकिन चिंताजनक नहीं है, क्योंकि अगर बात करें तो जिस तरीके से आजम खान की कल देर रात तबीयत बिगड़ी थी, तो उसके बाद जिस तरीके से उनको आपात स्थिति में सर गंगाराम हॉस्पिटल में लाया गया था, अभी उनके अगर सेहत की बात करें तो चिंताजनक नहीं है। डॉक्टरों की एक टीम लगातार उन पर निगरानी रखे हुए है और अभी उनके कई सारी जांच रिपोर्ट भी आनी बाकी है, क्योंकि जिस तरीके से आजम खान की बढ़ती हुई उम्र भी है और लगातार पिछले कई महीनों से वो जेल के अंदर भी थे और जेल के अंदर रहते हुए भी कई बार बीमार पड़े थे। उसके बाद अगर बात करें तो दिल्ली परसों ही आए थे यहाँ पे और दिल्ली अपने जो सांसद वाला जो आवास उनको मिला हुआ उसी आवास पर वो ठहरे हुए थे और कल देर रात उनकी अगर बात करें तो तबीयत खराब हुई, जिसके बाद उनको सर गंगाराम हॉस्पिटल में लाया गया और फिलहाल यहीं पर उनका पूरी परीक्षण चल रही है, तमाम सारी जांच हो रही है, लेकिन हालात चिंताजनक नहीं, उनके हालात स्थिर बने हुए हैं। सीने में जो दर्द था उसमें जरूर कुछ कमी आई है, लेकिन अभी भी डॉक्टरों की एक टीम जो है पूरी जांच कर रही है, पूरी निगरानी में रखे हुए हैं। अभी मेडिकल बुलेटिन जारी नहीं हुआ है, कुछ देर में अगर बात करें जैसे उनकी तमाम तरह जो जांच रिपोर्ट है वो आ जाएगी तो उसके बाद हो सकता है कि सर गंगाराम हॉस्पिटल की ओर से एक मेडिकल बुलेटिन जारी किया जाए जिसमें आजम खान के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी जाए। फिलहाल जो उनके सहयोगी हैं उन्हीं के द्वारा ये जानकारी मिल पा रही है कि कल से जब उनको हॉस्पिटल लाया गया था तब से थोड़ा हालात बेहतर हुए हैं, लेकिन अभी भी डॉक्टरों की निगरानी में और तमाम सारी रिपोर्ट्स का इंतजार हो रहा है। जो जांच की गई है तमाम सारी, उसकी रिपोर्ट के आने का इंतजार किया जा रहा है। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अविनाश इन तमाम जानकारियों के लिए। आपने कहा कि अभी उनकी हालत स्थिर है, चिंताजनक नहीं है, ट्रीटमेंट जारी है और कुछ रिपोर्ट्स का इंतजार किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अविनाश तिवारी इन ताज़ा जानकारियों के लिए। आजम खान की सेहत से जुड़ी हुई इस खबर पर हमारी नजर रहेगी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक बड़ी बैठक बुलाई है और मायावती ने प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है।
2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर मायावती मंथन करेंगी। निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर भी मायावती मंथन करेंगी। इस बैठक में प्रदेश पदाधिकारियों की बड़ी बैठक बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बुलाई है और इसमें 2024 लोकसभा चुनाव और निकाय चुनाव को लेकर वो मंथन करेंगी, बैठक करेंगी, बातचीत करेंगी, रणनीति तैयार करेंगी। प्रदेश के पदाधिकारियों की बड़ी बैठक बीएसपी सुप्रीमो मायावती के द्वारा आहूत की गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। गंभीर अभी से बीएसपी सुप्रीमो मायावती, जो कि पिछले विधानसभा आम चुनाव में सबसे ज्यादा निराशाजनक प्रदर्शन किया उनकी पार्टी बहुजन समाज पार्टी ने, लेकिन क्या इन चुनाव की तैयारियां करेंगी वो, क्या फोकस रह सकता है उनका, ये बैठक कब आयोजित होगी, कहां होगी, ये सब बताने के लिए अनुभव शुक्ला हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुभव, क्या जानकारी मिल रही है आपको इस बैठक के बारे में? बीएसपी से तो मायावती लगातार बैठकें कर रही हैं। 27-28 2 दिन पहले उन्होंने अभी बैठकें की हैं और आज जो पार्टी के जो सीनियर पदाधिकारी हैं प्रदेश भर के, उन सभी लोगों को बुलाया गया है। पहले जो जिला अध्यक्ष थे उनको बुलाया गया था, उनके साथ चर्चा की और खासतौर से नगर निकाय के जो चुनाव होने हैं वो महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ 2024 को लेकर कैसे तैयारी करनी है। संगठन में भी कुछ फेरबदल बीएसपी सुप्रीमो ने किए हैं, तो चेंजेस किए हैं, यानी संगठन का जो ढांचा है उसमें भी बदलाव हुआ है। और अब साफ तौर पर आज जो ये बैठक हो रही है उसमें, क्योंकि नगर निकाय के चुनाव अगर हम कहें तो पहले बीएसपी नहीं लड़ती थी, लेकिन पिछला जब चुनाव हुआ तब उसने लड़ा था और इस बार विधानसभा चुनाव में क्या स्थिति रही सबको पता है। तो पार्टी कहीं न कहीं खुद को रिवाइव करने के लिए एक तरीके से हम कहें तो नगर निकाय के जो चुनाव पूरे फोर्स के साथ जुटेगी और फिर 2024 को लेकर एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि पार्टी कहीं न कहीं जो कैडर के लीडर्स थे उनको ऊपर फिर डेवलप करने की कोशिश में जुटी है और इन्हीं सारी चीजों को लेकर ये बैठक आज बुलाई गई है पार्टी कार्यालय पर, जो अभी चल रही है। जी, आप कह रहे हैं कि इस वक्त बैठक चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनुभव। तो बड़ी खबर यह है कि 2024 लोकसभा चुनाव और निकाय चुनाव को लेकर मायावती बैठक कर रही है। इधर लखनऊ में सड़क पर खुलेआम दबंगई का वीडियो वायरल हो गया है। सरेआम एक युवक की बेरहमी से पिटाई की गई और इसके बाद वो उस शख्स को अपने साथ कार में उठा ले गए। आरोप यह है कि रात भर पिटाई के बाद उन्होंने युवक को छोड़ दिया और अब पुलिस इस सारे मामले की जांच में जुटी हुई है। ये देखिए आप तस्वीरें। सरेआम युवक की पिटाई की गई और उसके बाद जिन लोगों ने यह काम किया वो उसे कार में उठा कर ले गए। दबंगों की बेरहमी देखिए आप इस फुटेज में साफ साफ। लखनऊ का मामला, लखनऊ में दबंगों ने युवक की बेरहमी से पिटाई की सरेआम और उसके बाद उसे कार में उठा कर ले गए। अगवा कर लिया गया इस युवक को। इधर संभल में एक बार फिर आपसी विवाद में जमकर मारपीट और तोड़फोड़ हुई, फायरिंग हुई। मारपीट और फायरिंग में 1 दर्जन लोग जख्मी हो गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। 4 लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही। आरोप यह है कि ग्राम प्रधान की दूसरे पक्ष के लोगों से बातचीत में विवाद हुआ। इसके बाद उसने अपने साथियों के साथ मिलकर दूसरे पक्ष पर हमला बोल दिया। ये मामला इतना बढ़ा कि नौबत फायरिंग तक जा पहुंची। पुलिस ने मामला दर्ज किया है और आरोपियों की तलाश शुरू की। 2 तस्वीरें संभल में हुई घटना की। इधर मुरादाबाद के इब्राहिमपुर में 2 पक्षों के बीच जमकर झड़प हुई। राशन को लेकर शुरू हुआ विवाद मारपीट में तब्दील हो गया और आरोप है कि गांव के कुछ लोगों ने ग्राम प्रधान और उनके परिवार पर हमला बोल दिया है। अचानक हुए इस हमले में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज करके आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। ग्राम प्रधान पर जानलेवा हमला हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज किया है, आरोपियों की तलाश शुरू की है। मामला मुरादाबाद का। राशन को लेकर मारपीट हुई और फिर जानलेवा हमला हुआ ग्राम प्रधान पर। परिवार के लोगों पर भी हमला किया गया है और आपसी विवाद में 5 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। इस सारी हिंसा में 5 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। राशन को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। मुरादाबाद ग्राम प्रधान पर हमला किया गया है जानलेवा। इसके बाद क्या हालात देखिए जब पुलिस फोर्स वहां पर पहुंची। मुरादाबाद की तस्वीरें इस हिंसा के बाद की। लोगों ने ग्राम प्रधान पर हमला किया। वहां 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी बताए जा रहे हैं। मामला राशन को लेकर आगे बढ़ा। परिवार के लोग भी हमले की जद में आए। 5 लोग जख्मी।
इधर लखनऊ में सीएम योगी ने भाजपा कार्य समिति की बैठक को संबोधित किया। उन्होंने पिछली सरकारों पर हमला बोला तो केंद्र की मोदी सरकार की तारीफों में कसीदे विपक्ष। उन्होंने दावा किया कि आज यूपी में तेजी से विकास हो रहा है। ये बीजेपी कार्य समिति की बैठक में हुआ जब मुख्यमंत्री ने संबोधित किया लोगों को वहां पर और कहा कि मोदी सरकार शानदार काम कर रही है और विकास के नए मानदंड स्थापित हुए हैं। विपक्ष पर उन्होंने हमला बोला, पिछली सरकारों पर उन्होंने हमला बोला और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को बहुत बधाई दी। ये कहा कि 8 सालों में देश नई दिशा में आगे बढ़ा है। पिछली सरकारों को उन्होंने निशाने पर लिया और कहा कि पिछले कुछ वर्षों में धारणा बदली है देश को लेकर और प्रदेश को लेकर। 8 वर्षों में देश एक नई दिशा की ओर आगे बढ़ा है। एक नया विश्वास भारत की 135 करोड़ की आबादी के मन में देखने को मिल रहा है। भारत एक नए भारत बनने की ओर अग्रसर है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना हमें अपनी आंखों के सामने बहुत स्पष्ट दिखाई देता है और जीवन के हर क्षेत्र में विगत 8 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुई प्रगति अभूतपूर्व है, अभिनंदनीय है और यह इस नए भारत को दुनिया के नेतृत्व के रूप में हम प्रस्तुत करते हुए देख रहे हैं। यह हम सब के लिए गौरव का क्षण है। मैं देखता हूं आज भी विपक्षी दलों के लोगों को यह लगता है कि शौचालय बनाने का काम एक सामान्य कार्य है, इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। लेकिन भाइयों बहनों, यह एक बहुत यानी पूरी भारत की तस्वीर को बदलने वाला कार्यक्रम है। कार्यक्रम इस रूप में 2014 के पहले अगर आप उत्तर प्रदेश के अंदर गांवों में जाते थे, गांव की गलियां पैदल चलने लायक नहीं होती थी। गंदगी का अंबार होता था, बदबू देखने को मिलती थी। स्वच्छ भारत मिशन के बाद इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक लागू होने के बाद आज गांव साफ। और एक बहुत बड़ी अपडेट लखनऊ से इस वक्त हमारे पास है। 11 आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं उत्तर प्रदेश में। अनिल कुमार सिंह पुलिस उप महानिरीक्षक पीएसी लखनऊ बनाए गए हैं। अनिल कुमार सिंह पुलिस उप महानिरीक्षक पीएसी नियुक्त किए गए हैं। संतोष कुमार सिंह अपर पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी बनाए गए हैं। श्लोक कुमार सिंह वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यानी कि एसएसपी बुलंदशहर बनाए गए। आलोक प्रियदर्शी पुलिस अधीक्षक रायबरेली नियुक्त किए हैं। अजीत कुमार सिन्हा पुलिस अधीक्षक अंबेडकर नगर यानी आलोक प्रियदर्शी एसपी रायबरेली और अजीत कुमार सिन्हा एसपी अंबेडकर नगर बनाए गए हैं। 11 आईपीएस अफसरों के ट्रांसफर। बड़ी खबर इस वक्त लखनऊ से। विवेक त्रिपाठी इन ट्रांसफर्स पर और ज्यादा जानकारी देंगे। हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट है। बताइए विवेक। देखिए राजेंद्र, बहुत पहले से ये सूची तैयार थी आईपीएस के ट्रांसफर की लिस्ट की और 11 आईपीएस के तबादले आज हो गए हैं और इनमें वही आईपीएस हैं जो एबीपी गंगा ने अपने दर्शकों को पहले बताया था कि इसमें 2 अफसर ऐसे हैं जो डीआईजी पद पर प्रमोट हो गए लेकिन छोटे जिलों में एसपी के बतौर तैनात थे। उसमें जो देवरिया के एसपी थे एसपी/डीआईजी श्रीपति मिश्रा, उनको हालांकि श्रीपति मिश्रा का रिटायरमेंट अगले ही महीने है तो उनको उम्मीद जताई जा रही थी कि रोका जा सकता है, लेकिन उनको भी ट्रांसफर कर दिया गया और उनको पीएसी मुख्यालय लखनऊ भेजा गया है। इसी तरह से और भी अफसर हैं, लेकिन जो कहा गया था कि कमिश्नरेट यानी कानपुर और वाराणसी कमिश्नरेट के कुछ बड़े अधिकारी आईपीएस भी ट्रांसफर होंगे, तो वो भी कमिश्नरेट पे तैनात अधिकारियों को भी ट्रांसफर किया गया है। और ये सूची बहुत दिनों से तैयार थी और ईद के दौरान इसको जारी होने की उम्मीद थी कि ईद के दौरान ही जारी हो जाएगी, लेकिन किसी वजह से रुकी हुई थी और आज ये सूची जारी कर दी गई है। अभी इसमें और भी नाम हो सकते हैं, जैसे जो कई जिलों के जो नए पुलिस ऑफिसर थे जो शुरुआत कर रहे हैं, जिन्होंने अपना पहला जिला देखा है, जैसे श्लोक कुमार को रायबरेली से हटाकर एसएसपी बनाया गया है और अच्छे अफसर माने जाते हैं तो उनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरह से और भी अधीक्षक है, उनको श्लोक कुमार को बुलंदशहर भेजा गया है, तो अंबेडकर नगर में आलोक प्रियदर्शी हैं, उनको रायबरेली भेजा गया है। तो ये दोनों संवेदनशील जिले, पॉलिटिकली एक्टिव जिले माने जाते हैं, तो यहाँ पर एक समझदार अफसर की तैनाती होनी है। इसी तरह से जो अन्य अफसर हैं उनको भी
अच्छी जगह दी गई है। जैसे डीजीपी मुख्यालय में जो कार्मिक थे तेजस्वरूप सिंह, उनको कानपुर आउटर का एसपी बनाया गया है, यानी ये इनकी पहली पोस्टिंग है। तो अभी नए अधिकारी हैं वहां पर। जो कानपुर आउटर है वो अभी चूंकि कानपुर कमिश्नरेट बनने के बाद 4-5 थानों का एक अलग जिला आउटर बना है, वहां पर उनको जिम्मेदारी दी गई है। तो आगे इनको बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। जो कानपुर कमिश्नरेट के डीसीपी हैं संकल शर्मा, उनके ये चर्चा थी पहले कि कानपुर और वाराणसी कमिश्नरेट के कई अफसरों को अच्छी पोस्टिंग मिलेगी। तो संकल शर्मा को देवरिया का एसपी बनाया गया है, जहां पर अभी तक डीआईजी प्रमोशन के बाद डीआईजी बने थे श्रीपति मिश्रा, वो तैनात थे। देवरिया भी पॉलिटिकली सेंसिटिव जगह मानी जाती है, वहां पर संकल शर्मा को भेजा गया है। और ये जो अधिकारी हैं, ये इनकी जो छवि है बहुत अच्छी है। सभी अधिकारियों की कोई भी ऐसा तबादला नहीं है जो विवादित हो या किसी शिकायत के चलते हो। सिर्फ सीएम के इंतजार में ये सूची रखी हुई थी कि सीएम कब आप कह रहे हैं ये सारे जो पोस्टिंग्स हैं ये बहुत योग्यता के आधार पर की गई हैं और सारे अधिकारियों की छवि बहुत अच्छी है। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक आपका इन ट्रांसफर्स के बारे में बहुत विस्तार से हमारे दर्शकों को बताने के लिए।